हम आज एक तो कुछ एरिया कवर करेंगे, एक तो कुछ एरिया कवर करेंगे और साथ में 2 प्रैक्टिकल करेंगे। एक प्रैक्टिकल मैं करूंगा और उसके बाद आप पास्ट पेपर्स में आईकेप का ये वाला सवाल, ये है बशीर 2015, ये आप करो, ठीक है? डील। ये वाला सवाल इससे पहले रशीद, ये मैं करूंगा, बशीर तुम्हारा, रशीद मेरा। ओके। अच्छा अब बेटा मुझे बताएं कि आपको जो कल मैंने ऑफ किया था उसका फायदा हुआ या किल मारा? हाँ, क्या फायदा हुआ, क्या किया? शाबाश। आप मुझे बताएंगे टोटल कितने पॉइंट्स हमने स्टडी किए? गुड गुड, 9 पॉइंट्स है, शाबाश बेटा। नंबर वन, वाह कमाल का याद है इसको, 9 तो याद, एक भी याद। पॉइंट्स तो बताओ ना, रिवाइज करने का क्या मतलब होता है? सारे पॉइंट्स क्या बोलो तो सही। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ओके। नंबर 2, इंपोर्ट। 3, ओके। 4, टाइप्स और एलोकेट। 5, 6, 7, शाबाश शाबाश, और 9, बैंकिंग चैनल। ठीक है बेटा। अच्छा मेरे बच्चों आप तवज्जो रखिएगा, डेबिट क्रेडिट नोट्स भी बिल्कुल ठीक है। देखो अब मेरी बात थोड़ी तवज्जो से रखना। आप इस वक्त लेवल ऑफ डिफिकल्टी में इंटरमीडिएट लेवल तक आ चुके हैं। इसका मतलब है कि चंद सवाल और करेंगे हम, और तरीका यही होगा। देखो पास्ट पेपर क्लास 4, 5, 6 कंटिन्यूसली हो रहे हैं। हर क्लास में हम कोई ना कोई पास्ट में से एक सवाल करेंगे। होगा क्या, अगले 4 से 5 क्लासेस में आपका 19 मार्क्स का प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा और फिर हम सेल्स टैक्स की थ्योरी पे जाएंगे। सेल्स टैक्स की थ्योरी को भी हम किस तरीके से देखेंगे आप देख लेना। मैं आपको साथ साथ जो सपोर्ट प्रोवाइड करता जाऊंगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज दिए जाएंगे जो कि बिल्कुल समरी होगी, और चूंकि उसका मकसद ये है कि टॉपिक को ग्रिप में लाना, कंट्रोल में लाना। असल बच्चे का मसला क्या है कि चीजें ग्रिप में नहीं होती, कंट्रोल में बच्चा फील नहीं करता तो पैनिक करता है। तो कंट्रोल में लाने के लिए मैंने क्या किया है, सिंगल शीट पे सारी चीजें लेके उसको नाम ही कंट्रोल शीट दे दिया। तो आपको मैंने कहा था कि विद इन फ्यू डेज, अब वो विद इन फ्यू डेज के मैं करीब पहुंच गया हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मंडे पे एक शीट मिलेगी जो आपका सारा प्रैक्टिकल आपको अभी आईकेप की बुक मैंने शेयर की अपडेटेड, उसमें सेल्स टैक्स के चैप्टर देखें ताकि देखो भाई की वैल्यू पता चल जाएगी और तुम्हें समझ आ जाए ना उस तरीके से। वो बात ये है कि अल्लाह ने अपनी कलाम कुरान भेजा, नबी भी भेजा, उस्ताद भी भेजा। नबी उस्ताद होते हैं तो टीचर की अपनी वैल्यू होती है। तो मेरी यहाँ वैल्यू ये नहीं है ए से जी तक पढ़ा हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते थे। तो इसीलिए द वे आई एम टीचिंग यू, इट्स नॉट बिकॉज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी औकात क्या है। तुम सबसे ज्यादा मैं खुद अपनी औकात खुद जानता हूँ, मगर आई एम टेलिंग यू द वे यू आर लर्निंग ओनली एक्सपर्ट कैन डू इट, जिसको अपना सब्जेक्ट आता हो। तो कहाँ कहाँ से उठा के, कहाँ से चीजें लाके आपके सामने रखी है। तो प्लीज रिवाइज 10 मिनट एंड रिवीजन, 2 बातें हैं मेरी बस। प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ और रिवीजन करोगे 10 मिनट तक, ठीक है? याद रखना हर क्लास में मैं तुम्हें याद कराऊंगा। आज बजाय मैं आपको स्ट्रेट थ्योरी पढ़ाने के एक प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ, और प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अब तक हम कर चुके हैं, कौन सी ऐसी हैं जो आज कवर होंगी, समथिंग न्यू। फिर इसी पे अगला सवाल तुम खुद करोगे, इसी पैटर्न का सवाल होगा।
और वो ITAP का सवाल होगा। ये मेरा बनाया हुआ सवाल है, ठीक है, मगर मैंने बनाया ऐसे है कि इसके बाद आपसे ITAP का सवाल हो जाएगा, खुद हो जाएगा। और अगर हो गया ना तो लकी यू, 6th क्लास में तुम पास पेपर करें। हो जाए तो, नहीं हो सेटिस्फाई नहीं होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो बेटा, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। ऑनलाइन वालों बेटा नजर आ रहा है, डिस्काउंट की सारी बातें होंगी बेटा, सब्र रखना। देखिए मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट आहिस्ता 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 ऐसा बन जाएगा कि आखिर में तुम मैकेनिकल आंखें बंद करके भी, देखिए ड्राइविंग जिसको आती है उसको पता होगा, पहली दफा जब आप ड्राइविंग करते हो तो सारी तवज्जो खुद पे होती है, गाड़ी पे होती है, रोड पे कुछ नहीं नजर आता। ठीक है, एक तो मैंने खुद जब ड्राइविंग सीखी और फिर मैंने जब वाइफ को सिखाई, पता चल गई। ठीक है जी, उसको कहा जी स्टीयरिंग को सीधा रखते हैं, उसके बाद उसने सीधा रखा, दीवार में मार दिया। आपने कहा था सीधा रखना है, अरे यार आगे भी तो देखो, ये जो विंड शील्ड है इतनी बड़ी क्यों होती है, सामने देखने के लिए, नहीं आपने कहा था सीधा। हाँ जी ठीक है सीधा। तो अपना सारी तवज्जो किस चीज पे होती है, खुद पे, गाड़ी पे, गाड़ी कंट्रोल में, रोड पे नहीं होती। फिर वक्त के साथ आपका उसका ग्रिप आ जाता है, फिर आपकी सारी तवज्जो रोड पे हो जाती है। पैसेंजर्स की मूवमेंट देख के समझ जाता है बंदा कि ये मूव करेगा, ये नहीं करेगा रोड से। इस हद तक कि आपको रोड पे आते रट्टा लग जाता है कि कहाँ पे पत्थर पड़ा होगा, ठीक है, कहाँ से वो जो रोड है वो खराब है। अनकॉन्शियसली सारा कुछ कर रहे होते हैं, ऑटो पायलट। मेरा मकसद पता है क्या है, इस सब्जेक्ट में ऑटो पायलट पे तुम्हें लिया, ऑटो पायलट पे ले आऊं, देख आप देख के सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। 3 घंटे का पेपर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए 2.5 घंटे का पेपर। 1 महीना पहले मैंने कोर्स नहीं एंड करना, 1.5 महीना पहले मैंने कोर्स एंड करना, ये मेरा स्टैंडर्ड है अपने, ठीक है। अब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ये चीजें अता करें, हमें इतनी एबिलिटी दे या इतनी बरकत डाले कि हम कर सके। नीयत ये है, 1.5 महीने पहले कोर्स ऑफ होगा और तुम 2.5 घंटे में सवाल करके आओ, पेपर करके आओ, ठीक है बेटा। बिस्मिल्लाह करते हैं। रशीद इज रजिस्टर्ड इन द सेल्स एक्ट 1990। Following information has been expected from his records for the month of August 22। अब आपने जो पढ़ा है मुझे नहीं बताओ, खुद को बताओ, खुद से बात करो कि तुम्हें क्या चीजें आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही, जो नहीं आ रही सीखो। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेंगे, ओके। टू अनरजिस्टर्ड पर्सन exempt supplies, exports, एक्सपोर्ट पे 0 और एग्जाम पे कुछ नहीं। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, परचेज ऑफ मशीन, वेरी गुड। मशीन लास्ट क्लास थी, उसमें हमने 3 बातें पढ़ी थी, इनपुट होगा, अपोर्शन होगा 90% के लिमिट से। आज इस सवाल में आप जब सवाल सॉल्व करते हुए देखोगे तो नई चीज, नई तो खैर नहीं है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस अगर आएगा तो इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से थोड़ा सा आप देखोगे कि मैं वर्किंग वन को बता चुका हूं, बार बार मैंने रिपीट की है चीजें, मगर वो करते हुए पहली दफा हम कर रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। इनपुट टैक्स, अब ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, इनपुट टैक्स कितना, 40,000 परटेनिंग टू द मंथ ऑफ जून। करंट मंथ कौन सा है, अगस्त, और जून 22 से उसका ताल्लुक था। कुड नॉट बी क्लेम्ड इन द रिटर्न फॉर 22 ड्यू टू मिस्टेक ऑफ द अकाउंटेंट। ये कह रहा है कि जी इनपुट टैक्स ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि अनलेस वो बताए कि ऊपर शामिल है, वरना शामिल नहीं समझी जाएंगी। अगर वो कहे ना शामिल है तो ठीक है, वरना वो शामिल नहीं होगा, इसका मतलब ये एडिशनल है, शामिल नहीं है। इनपुट टैक्स 40,000 का पर्टेनिंग टू मंथ ऑफ जून कुड नॉट बी क्लेम्ड, कुड नॉट बी क्लेम्ड, कब, कब, जून में। तो क्या करें, क्लेम करेंगे। अगर जून का, अगर जून का इनपुट हो, अगस्त में कर सकते थे, करंट मंथ कौन सा है, अगस्त तक तो कर सकते हैं ना, जून का है तो जुलाई अगस्त सितंबर, अब 6 महीने तक जा सकते थे। क्या करंट मंथ में इसको क्लेम कर सकते हैं हम,
रेलेवेंट मंथ में क्यों नहीं क्लेम हुआ था? किसी भी कल कुछ भी वजह हो मगर करंट मंथ में क्लेम होगा, इसमें हम इस इनपुट टैक्स को क्लेम करेंगे। अच्छा, इसके बाद परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस इंक्लूड इनवॉइस। अब ये इंक्लूड लिखा है, नोट करना, इंक्लूड ये शामिल है ऑलरेडी। इनवॉइस ऑफ 100,000 इशूड इन द नेम ऑफ रशीद फादर। अब बताओ, अपने नाम पे होना चाहिए, अपने नाम पे होना, इस पे इनपुट नहीं मिलेगा। अब कैसे नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन मैं करूंगा, आप देखना, फिर आप उसको सीख लेना। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन अगेन इंक्लूड, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स अमाउंटिंग टू 50,000 which were supplied to Rashid's friend at। अब ये आज का नया टॉपिक है, डिस्काउंट। ये आज की लर्निंग होगी आपकी, डिस्काउंट। दूसरी वर्किंग में नई चीज सीखोगे, मशीन। एक वर्किंग में चीज सीखेंगे, एक लर्निंग में सीखेंगे। फिर ये सवाल हो गया, आईकेप का सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, ये डिस्काउंट की मैं बात अभी पढ़ाऊंगा, फिर सवाल सॉल्व करूंगा। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अगेन इंक्लूड गुड्स वर्थ 200,000। However, Rashid did not receive sales tax invoice on 18th September। 18th September 22 की इंपॉर्टेंस क्या है? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी। रिटर्न फाइल करने तक इसके पास इनवॉइस, तो बताएं इसका इनपुट क्लेम कर सकता है? इसका इनपुट क्लेम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? इनवॉइस ही नहीं है। बात समझ आई? सारा वही कुछ है जो पढ़ा है हमने। इसको मैंने टॉपिक क्या लिखवाया था, इसको, ये कौन सा टॉपिक एग्जामिन हुआ है मेरे हिसाब से? जो नंबर था, कौन सा नंबर था ये, क्या एग्जामिन कर रहा हूं? फर्स्ट वाला, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स। इसके पास इनवॉइस नहीं है, इनपुट नहीं क्लेम कर सकता। उसके बाद क्या है, सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड है, ठीक है, आप इसको देख चुके हो। ब्रॉट फॉरवर्ड का क्या होगा, वर्किंग टू में ऐड होगा। पेनल्टी कहाँ ऐड होगी, लाइबिलिटी में ऐड होगी, और सेल्स टैक्स 17% है, दैट्स इट। अब इस पूरे सवाल में एक चीज नहीं है, न्यू है, बस डिस्काउंट। उसको हम पढ़ेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें, चलो बेटा, कौन सा नंबर होगा? नंबर 10। नंबर 10 का नाम बताओ, टाइटल बताओ बेटा। नंबर 10 इज डिस्काउंट। सेल्स टैक्स जब चार्ज किया जाता है तो कौन सी वैल्यू दी जाएगी? सप्लाई की डेफिनेशन में, जब वर्ड सप्लाई की डेफिनेशन थ्योरी में आएगी, आगे चल के डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम थ्योरी के टॉपिक पे, डेफिनेशन क्या है सप्लाई की, उसमें लिखा है सप्लाई की डेफिनेशन, तो सप्लाई क्या क्या है। फिर एक डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी ये जो बातें हैं डेफिनेशन से आएंगी। सप्लाई में क्या क्या है वो हमें पता चलेगा जब हम वर्ड सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसकी वैल्यू क्या क्या है, उसकी अलग डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ सप्लाई की, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस डेफिनेशन में डिस्काउंट के बारे में बताया गया है। डिस्काउंट के बारे में बताया गया है कि डिस्काउंट की क्या ट्रीटमेंट होती है। अब ऑब्वियसली मैं अपने तरीके से, ये तो आपको रेफरेंस दे दिया कि कहाँ लिखा है, अब मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात, जब हम डिस्काउंट्स की बात करते हैं तो वैल्यू डिस्काउंटेड ली जाएगी। वैल्यू कौन सी होगी? डिस्काउंटेड, विच मीन्स के सेल्स टैक्स डिस्काउंट्स को एक्सेप्ट करता है और डिस्काउंट्स के अमाउंट पे टैक्स चार्ज नहीं होता। ये है रूल नंबर 1। यानी अगर हम कोई एग्जाम्पल बनाएं तो हमारी सेल थी 1,00,000 रुपए की और 10% का डिस्काउंट था और नेट ऑफ डिस्काउंट वैल्यू कितनी है? 90। तो सेल्स टैक्स चार्ज कितने पे होगा? 90 पे होगा। डिस्काउंट की वैल्यू पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। पॉइंट 1 ये है। मगर डिस्काउंटेड वैल्यू लेने की कंडीशंस हैं, कंडीशंस हैं। मोशन
रीजन भी बताता हूं बेटा। यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू कब ली जाएगी, जब दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। दो, नंबर वन के जो डिस्काउंट था वो इनवॉइस पे मेंशन्ड हो, मेंशन्ड ऑन इनवॉइस। डिस्काउंट इनवॉइस पे क्या है, मेंशन किया गया है, यानी ये पोजीशन इनवॉइस के अंदर मौजूद थी। उसमें बताया गया था ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट्स, नेट सेल्स, ऐसे लिखा होगा। और अगर ऐसा नहीं लिखा, उसके अंदर सिर्फ ग्रॉस सेल्स लिखी है और जबानी कलामी डिस्काउंट दिया गया है, वो हकीकत में भी डिस्काउंट दिया गया था, तब भी नहीं माना जाएगा। मसलन इसकी एक एग्जाम्पल है कैश डिस्काउंट्स। कैश डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट्स क्या होते हैं? कैश डिस्काउंट ये होते हैं कि इनवॉइस पे नॉर्मली नहीं होते। आपकी सेल वैल्यू जितनी थी उतना ही इनवॉइस पे मेंशन होता है, मगर कहा जाता है पॉलिसी के हिसाब से या वर्बली बताया जाता है आपने देने हैं 15 लाख रुपए, क्रेडिट टर्म्स कितना है 10 दिन, 10 दिन आपके पास है 15 लाख रुपए देने के, कल दे दो तो 10% ले लो। ऐसे डिस्काउंट को क्या कहते हैं? कैश। ये सेल्स टैक्स एक्सेप्ट नहीं करता। सेल्स टैक्स एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि सेल्स टैक्स में कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन बताओ। डिस्काउंट का इनवॉइस पे मेंशन होना। तो पहली कंडीशन क्या है डिस्काउंट की? मेंशन्ड ऑन दी इनवॉइस। सेकंड कंडीशन ये है कि वो डिस्काउंट इज पर बिजनेस प्रैक्टिस हो। इज पर बिजनेस प्रैक्टिस का मतलब है इन अकॉर्डेंस विद बिजनेस प्रैक्टिस, विच मीन्स के उस बंदे की नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है। डिस्काउंट देता है कि नहीं देता? देता है तो कितना? अब यहां दो केसेस आएंगे, एक बंदा डिस्काउंट ही नहीं देता मगर किसी जानने वाले को स्पेशल केस बेसिस पे डिस्काउंट दे दिया, तो ऐसा डिस्काउंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एज पर बिजनेस प्रैक्टिस, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस वाला डिस्काउंट एक्सेप्ट किया जाता है और जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल, 5% का डिस्काउंट एक बंदे की पॉलिसी थी, किसी को 15% दे दिया, तो 5% तक तो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जो 10% है उसको टैक्स किया जाएगा। ये है आपकी थ्योरी, ये है आपका लॉ। अब इसे अप्लाई करेंगे हम पहले मेरे प्रैक्टिकल पे, फिर आईकेएफ के प्रैक्टिकल। डिस्काउंट्स के बारे में टोटल बातें हैं तीन। पहली बात क्या है, वैल्यू कौन सी ली जाएगी, और दो बातें हैं कंडीशंस की। कंडीशन नंबर 1 क्या है और कंडीशन नंबर 3 क्या है, बस। अब आप एक बात सुनो, मैं आपको पिछले कम से कम भी 30 पेपर के तजुर्बे से बता रहा हूँ। 30 पेपर, 15 साल के पेपर के तजुर्बे से बता रहा हूँ। आईकेएफ के सजेस्टेड आंसर्स इस चीज पे बड़े प्रॉब्लमेटिक है, बड़े प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? एग्जामिनर क्या अजम्पशन ले ले, एग्जामिनर क्या अजम्पशन ले ले, यू नेवर नो। तो मैं आपको आज पढ़ाते हुए ही बता रहा हूं कि आप जब भी इस पॉइंट पे, बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त नोट्स नहीं लिखोगे अनलेस एग्जामिनर मांगे। और एग्जामिनर पता है क्या कहता है? कहता है उन चीजों के बारे में बताओ जो तुमने ट्रीट नहीं की, इग्नोर की, बताओ क्यों इग्नोर की। उस पर तो नोट पूछता है, मगर जिसकी कैलकुलेशन की जाती है ना उसके नोट नहीं पूछता। ये वाहिद टॉपिक है जिसमें मैं कहता हूं कैलकुलेशन के साथ नोट भी लिखना कि मैंने क्या अज्यूम किया है। ये वाहिद टॉपिक है। पूरा टेक्स्ट लॉ पढ़ाते वक्त मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता कि न्यूमेरिकल के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन बताओ। जब न्यूमेरिकल है तो वही तो हमारा जवाब है ना, हम क्यों उसको लॉ बताएं, उसको खुद पता है। मगर ये ऐसी चीज है, मसलन मैंने क्या कहा आपको कि भाई कैश डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं होते, अभी मैं साबित कर दूंगा कि कैश डिस्काउंट एक्सेप्ट हो सकते। पूछो कैसे? भाई क्यों मैंने कहा कि कैश डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं होते? क्योंकि इनवॉइस पे मेंशन
नहीं होते ना, कैश डिस्काउंट आता ही बाद में है। चलो कैसे एक्सेप्ट हो जाएगा, मैंने इनवॉइस ऐसी बनाई, फिर मैंने इनवॉइस क्या बनाई, इनवॉइस बनाई टोटल अमाउंट इतना, 15 दिन में दोगे तो इतना, अगले दिन दो, तो बताओ मेंशन होगी। तो इसीलिए ये प्रॉब्लमेटिक है कि नाम देख के हम नहीं बोल सकते कि इनवॉइस पे मेंशन है, आम तौर पे नहीं होता, मगर किसी ने बना दिया तो फिर अब एग्जामिनर क्या अजम्पशन लेगा हमें क्या पता। तो देयरफॉर डिस्काउंट्स पे हम जब भी सॉल्व करेंगे बताएंगे हमारी अजम्पशन क्या है। हम कहेंगे कि अज्यूमिंग दिस, या इट इज माय अजम्पशन, दैट इज माय व्यू that the amount is not mentioned, the discount is not mentioned in the, ये लिखोगे in the invoice। क्लियर होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये जो हमने पढ़ा इसको आके अप्लाई करो किस पे, इस सवाल पे। ये सवाल जो है ना अब हम सॉल्व करेंगे और आपको इस सवाल के अंदर सारी चीजें दोबारा रिपीट हो जाएंगी। किसी भी बच्चे को अब तक अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, हर आने वाला सवाल पिछली बातों को रिपीट कर रहा होता है, तवज्जो रखोगे आने वाली एक एक सवाल में पिछली सारी चीजें प्रैक्टिस हो रही होती है। ठीक है, इसीलिए एक सवाल जो मैं अभी करने जा रहा हूं इसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा, और वो सवाल जो होगा फिर आप देखोगे कैसे आपसे हो पा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बिफोर आई डू दिस मैं आपको एक एडवाइस करता हूं। अब आपने देखा होगा कि इस सवाल में एक और चेंज भी है। चेंज इसमें यह है कि इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन या नोटिंग का नंबर बढ़ चुका है। पहले एक एक दो आ रहा था, इसमें देखिए कितनी नोटिंग है, फर्दर इंफॉर्मेशन कितनी है बेटा इसमें, है ना, ये 13 तक गए। अब मेरी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यूजफुल एक टेक्निक सुनो। जब आप सवाल पढ़ो रीडिंग करते वक्त ही इधर ये जो नोटिंग होती है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 ये जो नंबरिंग है, पढ़ते वक्त ही क्या करेंगे हम, पढ़ते वक्त ही लेट सपोज हम यहाँ पे हैं नंबर 1 पे, मैं एक दफा आपके साथ मिलकर कर लेता हूँ। पहला पॉइंट, इसका ताल्लुक किससे, इनपुट से क्या आउटपुट टेक्स से। तो आपने समवेयर समवेयर एक डॉट लगा देना है। दिस डॉट मीन्स इनपुट टू मी, इस डॉट का मतलब होगा इनपुट। सेकंड जाओ, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये परचेजेस है ना, परचेजेस का मतलब किससे ताल्लुक है इसका, इनपुट से, डॉट। उसके बाद क्या है, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज किससे ताल्लुक है, कॉमा। देन परचेजेस फ्रॉम क्या है इसका मतलब, डॉट। सेल्स टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट को छोड़ दो क्योंकि होता है पेनल्टी लायबिलिटी, सिर्फ वो एरिया जो इनपुट और आउटपुट से उसको डॉट और कॉमा लगा दो। अब पता है क्या होगा, 13 नहीं 15 भी नोट्स कर देगा ना तो तुम्हारा सवाल में कोई चीज रहेगी नहीं। पता है क्यों, क्योंकि एक बच्चे को मसला आता है कि एक ट्रांजेक्शन भी वो भूल गया ना, चलो भूलना तो छोड़ दो, 13 ट्रांजेक्शन आएंगी, कितनी दफा रीडिंग री रीडिंग करोगे, इनपुट ढूंढोगे आउटपुट ढूंढोगे, आपका टाइम व्यय हो जाता है। यही सवाल 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए, 35 मिनट तुम ले लेते हो। तो गया ना एक सवाल आखिर वाला, पेपर कैसे मैनेज होगा। ज्यादा से 19 मार्क्स का सवाल है मगर 20 मार्क्स 30 मिनट से ऊपर नहीं होने चाहिए। कैसे मैनेज करेंगे, ऐसे पढ़ते वक्त ही डॉट कॉमा। अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है कॉमा की वजह से आउटपुट किधर है और डॉट की वजह से इनपुट, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सेम तरीके कार होगा, कितने स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, 7 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं बेटा। सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं इस सवाल के सॉल्व करते ही आप अगला सवाल आईकेप का खुद कर पाओगे। स्टेप 1 क्या है बेटा बताओ, रशीद हेड नोट्स में नाम आता है। दूसरा क्या आता है, कैलकुलेशन, किस चीज की मांग रहा है, सेल्स टैक्स पेएबल रिफंडेबल, कोई सारी चीजें पूछ रहा है। ये कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी रिफंड एंड कैरी फॉरवर्ड। बेटा मंथ कौन सा है, अगस्त 22। ओके, स्टेप 2, इनपुट टैक्स, बताएं इनपुट टैक्स।
इनपुट टैक्स परचेजेस पे होता है, परचेजेस फ्रॉम, ठीक है, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। बताओ बेटा कितनी परचेजेस हैं रजिस्टर्ड पर्सन की? 17,368,368,000, ठीक है, 17% है तो 17% है तो ये आ गया मेरा बेटा 2952560। अच्छा और कोई क्या परचेज है? परचेज ऑफ मशीन, इसमें भी इनपुट होता है, कितनी है ये? 2 मिलियन, सेम रेट है 17% और वो बनता है 3,40,000। इसमें क्या अभी तक कोई नई बात आई थी? कुछ भी नहीं। आ जाओ अभी बाकी डिटेल्स पे, नोट्स पे। पहले का ताल्लुक किससे? इनपुट से। इनपुट टैक्स अब 40,000, ये परचेज की डिटेल नहीं है, टैक्स की डिटेल है। pertaining to the month of June 22 could not be claimed in the return for June 22, ये unclaimed input tax है। इसका रूल क्या था? जिस मंथ से ताल्लुक रखती है अगर उसमें हमने नहीं क्लेम किया सब्सिक्वेंट, तो क्या सब्सिक्वेंट 6 महीने गुजर चुके हैं इसको, तो करो क्लेम इसको। इसमें हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इनपुट टैक्स pertaining to जून 22, सीधा अमाउंट जितना भी होगा, अमाउंट कितना है बेटा इसका, ऐड कर दो, क्लेम कर लो इसको, हम क्लेम कर रहे हैं इसको। ये टैक्स अमाउंट है, ये 17% लग के इतना आया हुआ है, ये अमाउंट गिवन किस चीज का? टैक्स अमाउंट का, तो इस पे 17% थोड़ी लगाएंगे, ठीक है बच्चा। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, ये है परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये इसमें शामिल है, ऑलरेडी हो चुका है काम, इनपुट टैक्स लग चुका है, हमने कैलकुलेशन कर ली है। इसमें शामिल क्या है? परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड इनवॉइस ऑफ 100,000 इशूड इन द नेम। बताओ क्या करूं? निकाल दूं? अब मेरे पास दो ऑप्शन थे निकालने के, एक बेटा यहां से भी निकाल सकता था और दूसरा यहां से भी निकाल सकता हूं। मैं प्रेफर करता हूं सेपरेट लाइन आइटम बना के, क्योंकि अगर एक अमाउंट से 3 चीजें लेस हो रही होंगी तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास के उनको ढूंढो, इसीलिए सेपरेट लाइन, हर एडजस्टमेंट सेपरेट होगी। तो क्या इसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगी? इनवॉइस इन नेम ऑफ फादर, कितना था अमाउंट? 1,00,000 रुपए, तो उस पे टैक्स कितना बनता है? 17। ये जो लेस हो रहा है, कितना अमाउंट लेस हो रहा है? 17। आप इसको माइनस कर लो 17, ये माइनस हो, ठीक है बेटा। क्यों माइनस कर रहे हो? इस पे इनपुट नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इनवॉइस वैलिड नहीं है। कैसे वैलिड नहीं है? बाप के नाम की है, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाईज रजिस्टर्ड, सप्लाईज की बात हो रही, छोड़ो आगे, सप्लाईज बाद में देखेंगे। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ 200,000, अब ये शामिल है ऑलरेडी। हाउएवर ये करंट मंथ की परचेजेस नहीं, करंट मंथ की परचेजेस में से 2,00,000 रुपए ऐसे जिसकी इनवॉइस ही नहीं मिली और इस हद तक के करंट मंथ गुजर गया, अगले महीने का वो टाइम गुजर गया जिस पे रिटर्न फाइल करो, इसका मतलब अब इनपुट टैक्सेस का क्लेम नहीं हो सकता। तो ये सोच सकता है इस महीने नहीं अगले महीने क्लेम करेंगे, उसके अगले महीने क्लेम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। करंट मंथ तो नहीं हो सकता ना, तो ये क्या है? परचेजेस विदाउट इनवॉइस, विदाउट इनवॉइस कितनी है परचेजेस जो शामिल हैं? अच्छा अगर शामिल नहीं होते हम कुछ नहीं करते, मगर चूंकि ऊपर हम शामिल कर चुके हैं इसको, तो इसको वर्कआउट करके माइनस कर दो, ठीक है बेटा। कितना अमाउंट बनता है?
करो -34। यहां तक ऑन बोर्ड हो सारे? क्लियर है भाई सब कुछ? अब तक कोई नई बात आई है? पढ़ा हुआ ही है ना, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। और तुम आईकेएफ का सवाल देख लेना, यही होगा जो अभी कर रहे हो। ठीक है, चलो भाई आगे। इसके बाद क्या है? ये हो गया आपका परचेजेस आउट डिस्काउंट पे। अब तवज्जो रखना, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स अमाउंटिंग टू 50,000। ये सप्लाईज, और चूंकि सेल्स है इसको छोड़ दो, डिस्काउंट्स की बात हम सेल्स के वक्त करते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया क्रेडिट। तो इसका मतलब आगे कोई भी और इनपुट की ताल्लुक नहीं है, इनपुट हमारा कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ इनपुट की चीजें लानी थी, हम सारी लेके आए हैं, हमें इनपुट की सारी चीजें मिल गई। तो अब हमारा इनपुट टैक्स फॉर द मंथ कैलकुलेट हो गया है, और आप फिर इसको एडअप कर लो। 3281560 यही बन रहा है। शाबाश। अब आते हैं सेकंड स्टेप के बाद। कौन सा स्टेप आता है? स्टेप 3 क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। आ जाओ बेटा आउटपुट टैक्स पे। किस पे कैलकुलेट करते हैं आउटपुट टैक्स? सप्लाईज। सप्लाईज की वैल्यू लिखी है, क्या लिखा है? सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। कितनी है सप्लाईज बेटा? ये है 2784। ठीक है बेटा, क्या करूं? सिर्फ सेल्स टैक्स का चार्ज करूंगा 17% से, क्योंकि रजिस्टर्ड है। करो बेटा 17% से सेल्स टैक्स चार्ज। क्या ये अमाउंट आया? 3533280। यही है बेटा, चेक करो बेटा। फिर है बेटा सप्लाईज। क्या है बेटा? सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। बताओ जी कितनी है? 2 मिलियन। अच्छा जी 2 बिलियन। 2 बिलियन पे क्या करेंगे हम? 17% चार्ज करेंगे। और एक साथ एक बात और करनी है बाद में, फर्दर टैक्स। बेटा क्लियर है? कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ये चीजें ना समझ आ रही हो? नहीं आ रही है बेटा? उसके बाद मेरा बच्चा क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज। भाई एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो है ना लिखो, तुम्हारी मर्जी, मेंशन ही ना करो, एग्जेम्प्ट है। मगर मैं लिखना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे एग्जेम्प्ट में से कोई सेल वैल्यू बाद में अपोर्शनमेंट के लिए चाहिए होती है। तो जहां पड़ा होगा तो मुझे पेपर नहीं उठाना पड़ेगा एग्जेम्पशन की वैल्यू कितनी थी, जवाब में से ही डेटा निकाल लेंगे हम। ठीक है बेटा, तो सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे। कौन सी? 1499। पेपर ही याद हो जाएगा। सही कह रहे हैं, मकसद ही ये मेरा, तुम्हें बटाटा लगा के देखना। अच्छा जी। अच्छा बेटा उसके बाद क्या है? एक्सपोर्ट्स। कितनी एक्सपोर्ट्स है? 16 लाख। 0% लिखो, 0। ये 0, इधर 0 भी लिखो। अच्छा 0 एक्सेल में नहीं आता इसके, ठीक है भाई कोई बात नहीं ना। ये आपने 0 लिखना है बेटा, ठीक है, इधर 0 लिखना है आपने। आ जाता है, मगर वो एडअप नहीं करेगा। चलो बेटा, इधर जो होगा डैश लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे। ठीक है, मैं आगे आगे यूं 0 लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। बेटा वो लाइबिलिटी में ऐड होगा। बिल्कुल सही, लाइबिलिटी में, बिल्कुल सही। प्लेसमेंट अब देख लेना आप। बेटा आ जाओ नोट्स पे। पहला नोट हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा नहीं हुआ। अब बताओ क्या करना है। कहता है, तवज्जो से सुनना, कहता है कि इस बंदे की सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी ये फिगर सप्लाईज टू रजिस्टर्ड, ये वाली 2784,000 वाली फिगर, इसमें शामिल है 50,000। 50,000 इसमें शामिल है, जो कि डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे है। विच वर सप्लाई टू रशीद फ्रेंड एट स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 50%। यही तो क्लू है इसमें, यही तो क्लू है इसमें। अब आपने थ्योरी पढ़ी थी, इसमें 3 पॉइंट्स थे। वैल्यू डिस्काउंटेड दी जाती है बशर्ते के 2 कंडीशन हो। पहली, इनवॉइस कन्वेंशन हो। दूसरी, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस ही नहीं है। 2 जगह क्लू मैंने दिया है कि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, एक नाम में, एक दोस्ती में। क्योंकि आम बंदे को
डिस्काउंट नहीं देता, दोस्त को डिस्काउंट दे दिया, भाई को, कजन को, मामू बना दिया, मामू को दिया, किसी न किसी बंदे को। मगर ये क्या इंडिकेशन है ना कि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस इसकी नहीं है। अब मुझे बताओ कि जो डिस्काउंटेड है, डिस्काउंट्स हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हुए। डिस्काउंट जो उसने था वो नॉट इन अकॉर्डेंस विथ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस था। मैं ये आपके लिए लिख देता हूं क्योंकि आज का नया टॉपिक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट्स लिखेंगे या एक्सेसिव डिस्काउंट लिखेंगे। आपको जो डिस्क्रिप्शन चाहिए ना वो ये है कि एक्सेसिव डिस्काउंट था। हमें कितना एक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है बताएं, कितना अमाउंट है? अब वर्कआउट करके दिखाओ, छोड़ो इस डिस्क्रिप्शन को, ये तुम्हारे समझाने के लिए बात की। एक्सेसिव डिस्काउंट, अब असल चीज क्या है? अमाउंट कितना मिला? 50। वर्क बेक करो, टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए था। उसमें से कितना डिस्काउंट दिया गया? डिस्काउंट दिया गया 50%। नेट ऑफ डिस्काउंट कितना बचा? जब नेट ऑफ डिस्काउंट आपका 50,000 बचा तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट के बाद है, ये था ग्रॉस, ये है डिस्काउंट, ये हुआ नेट ऑफ डिस्काउंट। ये फिगर शामिल है ऑलरेडी। कहां शामिल है? कहां शामिल है? ये देखो, पढ़ो तो सही। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स अमाउंटिंग टू 50,000, जो ऑलरेडी 50,000 शामिल है, इसमें तो टैक्स लग चुका। तो क्या मैं यहाँ 1 लाख रुपए लिख के उसको टैक्स करूं? 1 लाख रुपए लिख के टैक्स करूं? बताओ, 1 लाख रुपए लिख के टैक्स करूं? नहीं, 1 लाख में से 50 पहले टैक्स हो चुका है। अब जो गलत या एक्सेसिव था वो डिस्काउंट की वैल्यू निकालो। डिस्काउंट कितना है जिसे हम नहीं मान रहे? तो आप याद रखना, जब भी डिस्काउंट आए तो आपको डिस्काउंटेड अमाउंट को देखना है कि वो शामिल होकर टैक्स हो गया कि नहीं हुआ, और अक्सर वो शामिल होकर टैक्स हो चुका होता है। आपने सिर्फ वर्कआउट करना है डिस्काउंटेड अमाउंट कितना था। तो वर्क पे करो, डिवाइड करो उसको, और आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। टोटल में से जितना शामिल है वो माइनस करो, बैलेंस पे टैक्स करो। क्या ये बात समझ आई आपको? मैं 50, अगर सपोज कर लो यहां 50,000 रुपए होता 10% डिस्काउंट के बाद, तो ग्रॉस क्या था? ये सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं बेटा। हमारे पास अमाउंट था 50,000, ये है हमारा 50। डिस्काउंट कितना दिया गया इसको? नहीं, पहले वाला क्या था? ये। तो नेट ऑफ डिस्काउंट कितना बना? टोटल। अब आपको टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालोगे मुझे समझाओ। टोटल क्या करूं? डिवाइड करूं 0.5 से। 1 लाख हो गया। ऑलरेडी शामिल कितना है? जो ऑलरेडी शामिल होकर टैक्स हो चुका है कितना है? वो आपने माइनस किया। टैक्स बैलेंस कितना होगा जिसको टैक्स करेंगे? 50। अब आ जाओ, मैं आपको डिफरेंट करवाता हूं। मुझे जरा बताओ, बल्कि ये करते हैं, मुझे बताओ व्हाट इफ के 50,000 का अमाउंट था और डिस्काउंट जो दिया गया था 10% था। अब बताओ क्या करो? वर्क बेक करो। टोटल अमाउंट कितना था? कैसे निकाला आपने? डिवाइड किससे किया? 0.5 से। क्यों? 10% है ना? 10% है तो किससे करोगे तुम? 0.1 ग्रॉस अमाउंट निकालने के लिए। ये अमाउंट ग्रॉस है, देखना जरा इस पे परसेंटेज डिस्काउंट का 10। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए जरा। ये अमाउंट है बेटा 50,000। 50,000 पे 10% का डिस्काउंट मिला, यानी 50,000 नेट ऑफ डिस्काउंट है। ग्रॉस चाहिए मुझे, ग्रॉस कैलकुलेट करके दो। 5 लाख, ठीक है। 5 लाख के 10% पे नहीं, एक बात सुने बेटा, ये अमाउंट आप डिस्काउंट को बोल रहे हो या नेट ऑफ डिस्काउंट है? अब समझो मेरी बात, ये है नेट ऑफ डिस्काउंट।
आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। 50, देखिए ना, ये 50,000 डिस्काउंट नहीं है, 50,000 नेट ऑफ डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद वैल्यू है, तो टोटल अमाउंट निकालो ना, करो ना ग्रॉस अप। 55,000 बनेगा ना, 5 लाख कैसे बनेगा यार? 5 लाख तो उस वक्त होता ना जब आप 10% अमाउंट लेते डिस्काउंट का। मैं आपको दोनों तरीके से कर, क्योंकि मुझे पता है ये फंसता है बच्चा, इसी चीज में फंसता है। गलती क्या करता है, डिस्काउंट की लॉ उसको पता होता है, कैलकुलेशन गलत करके आता है। देखिए अब क्या करना है मुझे बताओ, कोई बच्चा बताएगा क्या करूं? वर्क पे कितना करूंगा, इसको क्या करूंगा, डिवाइड किससे? 0.9 से करूंगा, ये मिल जाएगा आपको। ये देखें, ये क्यों, मैं आपको इसको जरा करता हूं ये। अब देखो, ये है ग्रॉस अमाउंट। अब आप देखो जरा, इतना अमाउंट है ग्रॉस, टोटल अमाउंट है। इस टोटल अमाउंट का कितना अमाउंट टैक्स हो चुका है? इतना टैक्स हो चुका है। बैलेंस कितना है, इससे माइनस कर लो इसे, ठीक है, इस पे टैक्स लगेगा। आप मेरा पॉइंट समझे, अगर ये अमाउंट आपका डिस्काउंट का होता, ये डिस्काउंट का नहीं है, ये नेट ऑफ डिस्काउंट है, वो 10% पे है, तो डिवाइड 0.9 से करोगे ना बेटा। इधर 0.5 से कर रहे थे, इधर 0.9। यहां एक बात और सुनो, चलो ये अमाउंट, चलो मैं एक दूसरी फिगर देता हूं तो और आप आसानी से कर लेंगे। लाख रुपए है, ठीक है, लाख रुपए है, 25% डिस्काउंट था, 25% डिस्काउंट इसमें से मिलना है, 75 हो जाएगा। ये देखो मैं 75 ही लिख देता हूं। अगर मैं आपको बताऊं 75,000 मेरा अमाउंट है, तो क्या ये टोटल अमाउंट है या नेट ऑफ डिस्काउंट है? नेट ऑफ डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिला है मुझे? 25%। अब टोटल करके दिखाओ, क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे किससे? 0.75 से। ये देखो लाख रुपए, ये था बेसिक आइडिया। पहली फिगर जो गिवन, देखिए जो अमाउंट गिवन होगा वो वही होगा जो सेल में शामिल है, मगर वो नेट ऑफ डिस्काउंट होगा। तो नेट ऑफ डिस्काउंट में से डिस्काउंट वापस कैसे पता करोगे? ग्रॉस अमाउंट निकालो, जितना परसेंटेज था वो 1 से माइनस कर लो, 0.75 से ऐड किया, ये हो गया टोटल। कितना इसमें से टैक्स हो चुका है बताओ, इसमें से कितना टैक्स हो चुका है? इतना टैक्स हो चुका है। तो लाख रुपए में से ये माइनस कर लो, 25 इस पे टैक्स लगाओगे। बात समझ आ गई आपको? बेटा मेरी बात सुनना तवज्जो से, पहले एग्जाम्पल नहीं समझ आई, इस एग्जाम्पल को सुन लो। अगर हमारा अमाउंट टोटल था लाख रुपए, रिवर्स लेके जा रहा हूं, राइट से लेफ्ट जा रहा हूं बेटा, लेफ्ट से राइट नहीं, ये राइट है, से लेफ्ट जा रहा हूं। लाख रुपए हमारा टोटल था, 25% हमारा डिस्काउंट था, नेट ऑफ डिस्काउंट कितना है? अब इसको आप रिवर्स प्रॉपर ले जाओ, लेफ्ट से राइट जाओ, नेट ऑफ डिस्काउंट कितना है? टोटल निकालने के लिए क्या करूंगा? ग्रॉस अप करूंगा। कैसे करूंगा? डिवाइड बाय 0.75, और टोटल अमाउंट मिल गया। कितना ऑलरेडी शामिल होकर टैक्स हो चुका है, बाकी कितना बचेगा, इसको टैक्स किया जाएगा। चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस मिलेगी ना, जब सवाल आएंगे उस वक्त भी इस चीज को मैं क्लियर करूंगा। बेसिकली इसका ताल्लुक इस सवाल से नहीं है, इसका एज ए बच्चे के अंडरस्टैंडिंग से। ये अमाउंट था एक्सेसिव, जी बेटा, डिस्काउंट की अमाउंट टैक्स होगी बेटा, मैं अभी करके दिखा रहा हूं तुम्हें। देखिए हमारा जो डिस्काउंट था, जो टैक्स होना है वो 50, निकालो निकालो बेटा टैक्स, 8,500। आपने डिस्काउंट को टैक्स कर दिया, माना ही नहीं डिस्काउंट को, उसने डिस्काउंट दिया हुआ है, क्यों नहीं मान रहे डिस्काउंट को? यही बोलो ना, स्पेशल से क्या होगा? लॉ में स्पेशल थोड़ी लिखा है, लॉ में क्या लिखा है? नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, ये 3 लफ्ज हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक होगा, माना जाएगा। नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। इसकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस डिस्काउंट देने की नहीं है। कहां से पता चला? उसके लफ्ज से, फ्रेंडशिप से। चलो बेटा अब आ जाओ आगे, और कुछ है इसमें? नहीं, सारा आउटपुट टैक्स हो गया। सर आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ हो गया। यही जवाब है बेटा, 3881780।
यही है बेटा। अच्छा अब आगे स्टेप्स बताओ, क्या लिखूं? एडमिसिबल इनपुट टैक्स। कैसे आता है एडमिसिबल इनपुट टैक्स? आ जाए जी वर्किंग। अब यहां नहीं, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, इस सवाल में दो चीजें होंगी, एक लर्निंग वाली, एक कैलकुलेशन वाली। लर्निंग वाली आपने देख ली, हमने ये डिस्काउंट एक्सेसिव को टैक्स कर दिया, हालांकि था डिस्काउंट, फिर भी टैक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि डिस्काउंट उसी वक्त एक्सेप्ट होगा जब बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक हो, जब अनवर्क्स पे मेंशन हो, एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई टैक्स हो जाएगा, हमने टैक्स कर दिया इसको। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है ये, अब आप देखें, सबसे पहली बात थोड़ी सी तवज्जो इस वर्किंग पे चाहिए। ये वर्किंग तुमने सीख ली, आईकेप का सवाल खुद कर पाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, खुद कर पाओगे, एवरी सिंगल वन ऑफ यू कर लेगा अगर अब तक आपको समझ आए तो। मुझे बताएं टोटल इनपुट टैक्स कितना है? पहले तो हमेशा वर्किंग वन में हम इनपुट टैक्स लाते हैं, ये लाए, ठीक है बेटा, ये हमें इनपुट टैक्स चाहिए टोटल। मैं थोड़ा इसको अगर चलें इधर ले जाता हूं, ये टोटल इनपुट टैक्स है हमारा जो ऊपर वाली, ठीक है। अब सुने तवज्जो से, इस वर्किंग में बेटा हम क्या करते हैं, वर्किंग वन का टाइटल क्या है, किस लिए की जाती है? अपोर्शनमेंट के लिए की जाती है, एलोकेशन के लिए की जाती है, ठीक है। इससे निकल के हम उसके बाद क्या करते हैं बेटा, वर्किंग टू करते हैं। मुझे बताओ वर्किंग टू किस लिए की जाती है? 90% लिमिट के लिए की जाती है। मुझे बताएं क्या 90% की लिमिट फिक्स एसेट पे लगती है? नहीं लगती। इसमें फिक्स एसेट शामिल है? अगर हमने इसे यहां से ट्रेस नहीं किया ना, आगे चल के हम फंस जाएंगे, क्योंकि वर्किंग टू में हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना इनपुट फिक्स एसेट का था, और उसको हमें निकालने में दिक्कत होगी। अब इसीलिए तवज्जो से सुने, सबसे पहले जब भी सवाल में मशीन होगी, फिक्स एसेट होगा, आपने आइडेंटिफाई कर लेना है क्या इसमें मशीन है, परचेज ऑफ मशीन, ये सेकंड नंबर पे मशीन है, इसको मार्क कर लेना है जहनी तौर पे कि मशीन इसमें है। फिर ढूंढना है इस सवाल में क्या इनपुट का एलोकेशन तो नहीं किया इसने, क्या सवाल में बताया कि मशीन कहां यूज हुई? अगर यूज हुई तो हमें टेंशन ही कोई नहीं होगा, मगर सवाल में तो नहीं बताया, इस सवाल में भी नहीं है। अब अपोर्शन तो होगा, उसूल है ना। मैं आपसे पूछता हूं पूरे सवाल में, इस सवाल में भी क्या एलोकेशन कहीं एग्जामिन हो रहा है? नहीं हो रहा। हम आएंगे ऐसे सवाल भी करेंगे, एलोकेशन भी आएगा, अपोर्शन, मगर वो एडवांस लेवल हो गया हमारा, उस तक हम जा रहे हैं, अभी हम इंटरमीडिएट लेवल पे, मगर नहीं है एलोकेशन, तो होगा तो अपोर्शन। मगर अपोर्शन अगर तुम चाहो बेटा इस पूरे को अपोर्शन कर लो, वर्किंग वन की हद तक मसला नहीं होगा, वर्किंग टू में फंस जाओगे, क्योंकि हमें वहां सिर्फ उस इनपुट टैक्स को लेके जाना है जो अदर देन फिक्स एसेट हो। अगर हमने मिला के अपोर्शनमेंट कर ली ना तो हम फंस जाएंगे, वर्किंग टू हम नहीं कर पाएंगे, हमारे सवाल के आखिरी सा गलत हो जाएगा। इसीलिए पहला काम क्या करना होता है जब फिक्स एसेट शामिल हो, उसको लेस कर लो। पहला काम वर्किंग वन में क्या करते हैं हम पहले लेस कर लेंगे किसे, जो भी उसमें फिक्स एसेट होगा, मशीन, मशीन का अमाउंट ले आओ यहां से, ठीक है। अब हमारे पास आ गया अदर देन फिक्स्ड एसेट, अदर देन फिक्स एसेट हो गया ना बेटा। अब आपके पास इनपुट टैक्स दो हिस्सों में टूट गया, बताओ कौन सी? सर जी नंबर वन ये, नंबर टू ये, दो हिस्सों में आ गया। टोटल इनपुट टैक्स दो हिस्सों में बटा के नहीं बटा? कौन कौन से हिस्से? ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि एक हिस्से पे 90% की लिमिट नहीं लगनी थी, उस पर नजर रखनी थी हमने, तो वो लिमिट से ना गुजरे, वरना वो भी लिमिट से गुजर जाता। इसमें से वो हिस्सा कौन सा है? वो ये है 340। अब हम अपोर्शनमेंट करेंगे सेम, अब कुछ भी नया नहीं है, बताओ अपोर्शनमेंट किस बेसिस पे करें? हमें इसके लिए बेटा टोटल सेल्स चाहिए होती है, जैसे हम पिछले क्लासेस में ले रहे थे, टैक्सेबल की वैल्यू चाहिए, जीरो रेटेड की वैल्यू चाहिए, और एग्जेम्प्ट की वैल्यू चाहिए। बताएं टैक्सेबल की वैल्यू कितनी है? ये आउटपुट टैक्स था, ये टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है,
बेटा रुकना रुकना रुकना, ये देखो ये भी टैक्सेबल है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तीसरी चीज मैं क्यों ले रहा हूं बेटा, ये जो मैं वैल्यू ले रहा था मैं दोबारा बता रहा हूं, गौर से देखो। टैक्सेबल में हमने इसे भी टैक्सेबल माना, प्लस ये भी टैक्सेबल है और मेरा बेटा ये भी टैक्सेबल है। क्योंकि मेरी बात सुनो, डिस्काउंट ना माना यानी वो सेल्स थी, डिस्काउंट नहीं कहा तो क्या कहा, सेल। कौन सी किस्म की सेल, 17% वाली सेल, तो टैक्सेबल में ये भी तो है ना। बच्चे ये भूल जाते हैं, प्लीज रिमेंबर, जब डिस्काउंट को वो नहीं मान रहा इसका मतलब उसको सेल समझ रहा है, वो डिस्काउंट को नहीं मान रहा, लॉ नहीं मान रहा, कहता नहीं मैं इसको डिस्काउंट नहीं मानूंगा, मैं तो टैक्स करूंगा। तो क्या मान के, सेल मान के, सेल वैल्यू समझते हुए उससे भी हमें शामिल करेंगे। ठीक है, ऐड कर लो बेटा, ये फिगर हो गई। क्लियर हो इस पे। अपॉर्शनमेंट करते वक्त टोटल टैक्सेबल सेल में डिस्काउंट जो नहीं माना गया था वो बच्चा भूल जाता है, वो भी शामिल रखना बेटा। उसके बाद जीरो रेटेड की सेल बताओ, एक्सपोर्ट्स। एग्जेम्प्ट की सेल बताओ, ये एग्जेम्प्ट। ठीक है भाई, टोटल सेल आ गई, ये टोटल सेल हो गई। अच्छा अब रुक जाए, अब हमारे पास मसला ये है कि एक इनपुट नहीं है जिसपे लगाते जाएंगे, दो है। एक इनपुट टैक्स हमारे पास है किसका, मशीन का। दूसरा इनपुट टैक्स कौन सा है हमारे पास, अदर देन मशीन, अदर देन फिक्स एसेट, अदर देन फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग रखेंगे, अलग अलग रखो। कैसे, देखो अब पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, पहले आओ बेटा मशीन। मशीन का इनपुट टैक्स कितना है बेटा, ये। अदर देन फिक्स एसेट का क्या है बेटा, ये। अब दो रोज में वर्किंग कर रहा हूं, वर्किंग कैसे कर रहा हूं, ये था हमारा इनपुट टैक्स, मल्टीप्लाई किससे करूंगा बेटा, टाइप से, डिवाइड किससे करूंगा, टोटल से। ये है हमारा इनपुट टैक्स मशीन का, मल्टीप्लाई टाइप से, डिवाइड टोटल से। लाइकवाइज इनपुट टैक्स मल्टीप्लाई बाय टाइप डिवाइडेड, ये समझ आ रहा है आपको। अब दूसरी रो में आ जाएं, किस पे, फिक्स एसेट पे। सेम तरीके से ये हमारा इनपुट टैक्स मल्टीप्लाई बाय टाइप डिवाइडेड बाय टोटल, ये हमारा इनपुट टैक्स है मल्टीप्लाइड बाय टाइप डिवाइडेड बाय टोटल। बेटा थोड़ा सा इसको साथ साथ कैलकुलेटर पे भी करो, क्योंकि अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँगा तो आप करेक्ट कर लोगे। अब देखें, अगर इन तीनों को ऐड कर लूं क्या जवाब आना चाहिए, सेम आ रहा है, यस। इन तीनों को ऐड कर लूं ताकि मैं चेक लग जाए, चेक लग गया इसका मतलब मैंने गलती नहीं की, सही किया है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मिला के करूं ना, अलग अलग क्यों कर रहा हूं भाई। मैंने आज फिक्स एसेट पे कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बात की है, बताओ कौन सी, उसे अपॉर्शनमेंट अलग रो में कर रहा हूं। अब तक हम सिंगल रो में सारे इनपुट को उठा रहे थे, आज मैंने सिर्फ एक काम कर दिया, मशीन को अलग कर दिया। अच्छा मशीन तो पहले भी एक सवाल में आई थी, उस वक्त सर क्यों नहीं किया आपने, उस वक्त परचेज ही एक था, एलोकेट हुआ था, अपॉर्शन थोड़ी हुई थी। ये पहली दफा आप इन 6 दिनों में, 6 क्लासेस में पहली दफा आप मशीन का अपॉर्शनमेंट देख रहे हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं मशीन के इनपुट को अपॉर्शन कर रहा हूं। तो मशीन का इनपुट टैक्स का पोर्शन अलग होगा, ताकि फिर हमें पता चले कि ये 90% के लिमिट से नहीं गुजरेगा। अब मुझे तुम खुद बताओगे मेरा बच्चा, आपने बताना है, ये वो है, मशीन की बात हो रही है, मशीन का ये वो हिस्सा है जो टैक्सेबल से ताल्लुक रखता है। क्या करोगे इसे, स्प्लिट लेस करेंगे आउटपुट टैक्स से, इसको 90% की लिमिट से, यही तो तीसरा पॉइंट है फिक्स एसेट का। ऐसे करेंगे, अभी मैं शो करता हूं। ये वाला आउटपुट टैक्स से डिडक्ट होगा कि नहीं होगा, क्यों डिडक्ट होगा, क्योंकि टैक्सेबल है। ये दूसरी फिगर क्या है बेटा, क्या करोगे, रिफंड। ये तीसरी फिगर क्या है,
डिसअलाउ। इसका मतलब है मशीन का कोई भी इनपुट टैक्स तीनों हिस्से वर्किंग टू में नहीं जाएंगे, वर्किंग टू में नहीं जाएंगे। ना वर्किंग टू में पहला जाएगा, ना दूसरा जाएगा, ना तीसरा जाएगा। बताओ क्यों नहीं जा रहा? यही तो हमारा मकसद था अलग रखने का कि 90% की लिमिट थोड़ी लगती है इस पे। इसका मतलब है वर्किंग टू में सिर्फ एक चीज जाएगी और वो वही है जो अब तक जा रही थी। कौन सी? यही वाली, अदर देन फिक्स एसेट वाली। अदर देन फिक्स एसेट का पहला ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल से ताल्लुक रखता है। ये आउटपुट टैक्स से डिडक्ट होने से पहले क्या करेंगे? 90% की लिमिट से गुजारेंगे। दूसरे को क्या करेंगे? रिफंड। तीसरे को क्या करेंगे? डिसअलाउ। समझ आया कि नहीं आया बेटा? अब वर्किंग टू के अंदर हमें चाहिए होता है क्या? इनपुट टैक्स। वर्किंग टू के अंदर हमें चाहिए बेटा क्या? इनपुट टैक्स। कौन सा इनपुट टैक्स? जो अपोर्शनड हो गया, अपोर्शनड टू टैक्सेबल। वो बताओ कहां है, किधर है अपोर्शनड टू टैक्सेबल? वो पहला वाला। याद रखना फिक्स एसेट इधर नहीं आ सकता बेटा, ये आ गया इधर। ठीक है जी, पहला इधर आ जाएगा मेरा बेटा। खैर जाने दो पॉइंट, चलो फिर खत्म कर, ये खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अब बताओ ये आ गया वर्किंग टू में। कौन सी फिगर आ रही है बेटा? अदर देन फिक्स एसेट की आ रही है। कौन सी? टैक्सेबल वाली, बस। अच्छा, इसकी दूसरी फिगर क्यों नहीं ला रहे हो? उसका ताल्लुक जीरो रेटेड से रिफंड होगा। तीसरे को क्यों नहीं ला रहे हो? वो एग्जेम्प्टेड डिसअलाउ होगा। सिर्फ पहली फिगर जाएगी आगे वर्किंग टू में, और वर्किंग टू में दूसरी क्या जाती है बताओ? कौन सी? कैरी फॉरवर्ड, या इसको आप कहो ब्रॉट फॉरवर्ड। अब सवाल की डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है ये देखो, सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड, ये आएगा यहाँ पे। ब्रॉट फॉरवर्ड सेल्स टैक्स क्रेडिट, जो भी डिस्क्रिप्शन उसको बोले, तो उसको इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड बोले, वो उसको सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड बोले, उसको सेल्स टैक्स क्रेडिट बोले, ये सब यहाँ ऐड होंगे। ये यहाँ पे ऐड होगा। कितना अमाउंट था बच्चा? 540। अब हमारे इसको क्या बोलते हैं भाई? अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? याद रखो मेरा बच्चा, क्या बोलते हैं? अक्यूमुलेटेड। अब क्या करोगे बोलो? अब लगाएंगे 90% की लिमिट। आउटपुट का 90% निकालो, आउटपुट का 90%। किधर है आउटपुट? ये है आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ, ये आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ ये है 0.9, ये आपका हो गया 90%। मुझे बताओ 90% ज्यादा है या अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स ज्यादा है? इसका मतलब है कि सारा इनपुट मिल जाएगा लिमिट के अंदर ये। तो इसे क्या कहेंगे बेटा? एडमिसिबल इनपुट टैक्स। कितना होगा एडमिसिबल इनपुट टैक्स? कितना होगा? क्या इस सवाल में कोई कैरी फॉरवर्ड आया? नहीं आया। क्यों? इनपुट लिमिट के अंदर था। अब आपके पास, सुनो मेरे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक ये फिगर और दूसरी फिक्स एसेट की ये फिगर, ये दोनों जाएंगी जन्नत में आउटपुट से डिडक्ट होने। क्यों? ये भी तो आउटपुट से डिडक्ट होगी ना भाई। इसको वर्किंग टू में हम नहीं लेके गए थे, मगर इसको भूल नहीं सकते हम। आ जाए वापस। क्या लेस करना है मेरा बेटा? हमने लेस करना है एडमिसिबल इनपुट टैक्स। मगर एडमिसिबल इनपुट टैक्स दो है। हम लिखेंगे यूं, एडमिसिबल इनपुट टैक्स। बेशक आप नंबर लिखो, आपकी मर्जी, डेश लगाओ ना लगाओ। अब पहले आता है अदर देन टैक्सेबल वाला, अदर देन फिक्स एसेट वाला बेटा, टैक्सेबल नहीं, अदर देन फिक्स्ड एसेट। ये पहले माइनस होता है। उसके बाद क्या माइनस होता है? कौन सा इनपुट टैक्स? फिक्स्ड एसेट का। बस आप लेस करके जाओ। बताओ पहला वाला फिगर अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? ये है 313, ये लेस होगा। दूसरा क्या है मेरा बेटा? ये है दूसरा जो लेस होगा। ठीक है, इन दोनों को आप लेस करोगे कैसे? सबसे पहले लेस करोगे 3130,023, ये लेस हुआ। उसके बाद लेस होगा 299,368, ये लेस हो रहा है। आपके पास जब ये लेस हो गया तो क्या मिलेगा? सेल्स टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगी। ये हमारा टोटल, ये इसमें से माइनस, ये इसमें से माइनस, पॉजिटिव फिगर है।
नहीं, हाँ वो इसमें फ्रैक्शन थे ठीक है, आई थॉट कि वो मिलियन में दे रहा है। ओके बेटा, वो चूंकि मैं नेगेटिव में लिखा है, माइनस नहीं होगा, गलती है यहाँ। ये इस तरह बिल्कुल ठीक है। ये देखें बेटा, इसमें ये जवाब है, वो जवाब गलत था क्योंकि मैं माइनस को प्लस कर रहा था। ये जवाब हो गया बेटा सेल्स टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। नेगेटिव फिगर थी ना, उसको मैं माइनस कर रहा था, पॉजिटिव लिख के माइनस करना चाहिए था। ये जवाब सही है, अब सही है, यही जवाब है बेटा। अब यहां तक जो स्टेप्स थे उसमें सब मुझे बताओ, व्हाट वाज न्यू, व्हाट वाज न्यू? ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग, मशीन के इनपुट को हमने सेपरेट किया। एक चीज सिर्फ फॉलो कर लो, मशीन जब भी आएगी लेस होगी। आपने लिखा टोटल, मशीन लेस कर ली, बाकी लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, मशीन को अलग, इसे अलग कर लोगे मैनेज? आर यू श्योर? ओके, अब इसको कंप्लीट करवाओ बेटा। क्या करूं अब? एड फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स कितना है बेटा? फर्दर टैक्स के लिए हमें सेल्स चाहिए, अनरजिस्टर्ड वाली ये, और उसके हम लगाएंगे ऊपर 3%, 3%। 3%, ठीक है। ये आप करें इससे, सही है जवाब। पेनल्टी भी है इसमें, क्या करेंगे? एड पेनल्टी की अमाउंट सिर्फ सीधी सीधी ऐड करनी होती है। कितनी अमाउंट है बेटा? पेनल्टी ऑफ 85,000, 85,000। बताओ क्या हुआ टोटल सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब क्या करूं बेटा? रिफंड। अच्छा जी, रिफंड आपका पता है कहां कहां है? रिफंड दो जगह पे है। रिफंड आपका एक ये है रिफंड, और दूसरा ये है रिफंड। ऐड करके क्या कैरी फॉरवर्ड आया इसमें? नहीं, कैरी फॉरवर्ड तो इधर वर्किंग टू में आता है, वो नहीं आया। तो आपका सवाल का जवाब कंप्लीट हुआ। मैं एक दफा दोबारा बेटा हर उस बच्चे को कहूंगा, तवज्जो से देखो, स्टेप फॉलो करो, मेरे स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले आपने क्या किया, हेड नोट्स लिखे, इनपुट आउटपुट। फिर आपने क्या किया, एडमिजेबल। एडमिजेबल के लिए आप गए वर्किंग्स में, वर्किंग 1, यहां से इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। टोटल में से पहले मशीन को हटाया, दोनों की अलग अपॉर्शनमेंट की। मगर यहां एक बात याद रखना, हमने जब टैक्सेबल की वैल्यू ली थी तो उसमें उसमें डिस्काउंट को ऐड किया था। जो डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा वो भी सेल काउंट होगी एज नॉर्मल टैक्सेबल। फिर क्या हुआ, अलग अलग अपॉर्शनमेंट, 3 हिस्से हो गए। ये हिस्सा वर्किंग टू में नहीं जाएगा, ये हिस्सा सीधा आउटपुट टैक्स से डिडक्ट हो रहा है। किधर? ये जो आउटपुट से सीधा डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, इधर से आके डिडक्ट हो रहा है, ये सीधा यहां जाएगा, आउटपुट टैक्स से डिडक्ट होगा। मगर जो आगे जाएगा अदर देन फिक्स एसेट का हिस्सा, जो टैक्सेबल वाला था वो आगे गया, पिछला हमने उस पर कैरी फॉरवर्ड एड किया, 90% की लिमिट लगाई और फिर इसे लेस किया। दोनों को लेस करने के बाद जो पोजीशन बनी वो हमारी लायबिलिटी या कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि फिक्स एसेट हो सकता है कभी इतना ज्यादा हो कि नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? आर यू श्योर कि ये चीजें क्लियर हैं? ओके, अब आपने यही सवाल जो मैंने अभी आपको करवाया है, समझ आया कि नहीं आया? ये आईकेप का सवाल है। इसलिए नहीं आया मेरा बेटा कि इसके अंदर इनपुट सारा का सारा मिल गया। ये हमारा टोटल इनपुट टैक्स था 3130 और लिमिट ज्यादा थी। आउटपुट टैक्स जो हमने उठाया, ये आउटपुट टैक्स था, इसका 90% हमने निकाला, वो ज्यादा बना। क्योंकि लिमिट ज्यादा है, ये लिमिट है भाई, लिमिट ज्यादा है तो पूरा इनपुट मिल जाएगा ना। अगर ये लिमिट से ज्यादा होता, इनपुट ज्यादा होता, तो कैरी फॉरवर्ड होता। आई बात समझ? अच्छा बेटा, अब ना आपने क्या करना है, सबसे पहले
सारे ये जो सवाल है इस सवाल की पिक्चर बनाओ। अभी करना है बेटा, इस सवाल को अभी तुमने करना है। कौन सा सवाल है ये? बशीर वाला। इसके दो 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 पिक्चर्स बनाओ, क्योंकि ये आपको वरना छोटा नजर आएगा। इसकी दो पिक्चर बनाओ जल्दी बेटा। यूरो कंप्यूटर्स, ऑनलाइन में यूरो कंप्यूटर डिस्काउंट वाला पॉइंट समझाता हूँ, बिल्कुल समझाता हूँ। पहले बेटा इसकी पिक्चर बनाओ। नहीं नहीं नहीं, होमवर्क नहीं होता अभी। जिसका घर ना हो उसको घर का काम नहीं देते। तेरा घर ही नहीं है, तेरा घर इधर है, इधर घर है तेरा। अभी इसको तो पिक्चर बना ली। ये नो वर्क। अब इसकी दोबारा पिक्चर बनाए। बना ली पिक्चर, बना ली मेरी नहीं, इस सवाल की। अब करो इसको सॉल्व, करो बेटा। वो क्या करना है? ग्रुप पे शेयर करना है, बिल्कुल करेंगे। इसे तो सॉल्व करो। ऑनलाइन वालों बेटा अब लग जाओ काम से, अब लग जाओ। मैं आपको टाइम देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। दस मिनट में ऑनलाइन वाले बच्चों करके दिखाओ ये सवाल। सवाल करके दिखाओ आईकेप का, और 10 मिनट में मुझे करके दिखाओ तो मैं कहूंगा शाबाश। ये 13 मार्क्स का आया था सवाल। ऑनलाइन वालों बेटा आप बताओ, सवाल सॉल्व कर रहे हो। यूरो कंप्यूटर्स बेटा आपका सवाल था डिस्काउंट का, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिस्काउंट सेल्स टैक्स लॉ एक्सेप्ट करता है। हम अगर वो अब अगर आपको नजर आता है तो चालू की यार देख लो। द बेस्ट की, द बेस्ट की ऑफ हैप्पीनेस। सीरियसली, ये मैं आपको एक राज बता रहा हूँ खुश रहने का। कहते हैं द बेस्ट की ऑफ हैप्पीनेस इज सानू की। सेल्स टैक्स में कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दोनों पर नहीं लगता, ट्रेड डिस्काउंट पे तो लगता है। नहीं इस तरह नहीं करो बेटा, मैं बताता हूँ। यूरो और साद, यार देखो डिस्काउंट्स अगर किसी ने दिए हैं तो सेल्स टैक्स इसको मानता है, कहता है ठीक है डिस्काउंट्स को मैं छोड़ दूंगा, नेट ऑफ डिस्काउंट टैक्स लगाऊंगा। मगर ये काम उस वक्त करूंगा जब दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। दो कंडीशंस में से पहली क्या है कि वो इनवॉइस पे मेंशन हो डिस्काउंट, और दूसरी ये है कि वो उस बंदे का बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक हो, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक हो। अब अगर वो उसकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक नहीं होगा तो फिर डिस्काउंट को नहीं माना जाएगा, ग्रॉस को टैक्स किया जाएगा, ग्रॉस अमाउंट को, ग्रॉस सेल्स को। या इनवॉइस पे मेंशन नहीं होगा तब भी ग्रॉस सेल्स को टैक्स किया जाएगा। अब बात यह है कि जो ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं वो तो मेंशन होते हैं इनवॉइस पे, और वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस भी होती है। तो ये कहना ट्रेड डिस्काउंट को नहीं माना जाता, नहीं ट्रेड डिस्काउंट माने जाते, ठीक है, मगर बशर्ते के कंडीशंस फुलफिल हो। भाई आफाक ऑनलाइन पूछ रहे हैं सर इस इंपोर्ट ऑफ मशीन की ट्रीटमेंट बताओ। मैं क्यों बताऊं, नहीं बताऊंगा भाईजान। ये तो वही चीज है जो अभी अभी मैंने सॉल्व की थी। मशीन लोकली परचेज करो या मशीन इंपोर्ट करो,
इनपुट टैक्स होगा, और उस इनपुट टैक्स का क्या करोगे, वही जो मैंने किया अपोर्शन 90% की लिमिट से नहीं गुजारोगे, अलग से। आप ठीक है बेटा। क्या करनी, हाँ तो व्हाट, बताएं क्या हुआ। अच्छा भाई, ये एक सवाल आया है, imported machine was put into operation during February 15, सवाल February 15, ठीक है। अगर सेल्स टैक्स में कोई मशीन परचेज की जाए और परचेज करने पे हम इनपुट टैक्स पे कर दें, क्योंकि हमने पे तो करना है ना गवर्नमेंट को हमने। अच्छा आपको पता है वो हमें इनपुट टैक्स किस स्टेज पे करना होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, कस्टम्स स्टेज पे करेंगे अगर इम्पोर्ट होगा तो, क्योंकि वो बाहर से आ रही है चीज पोर्ट पे, तो हमने टैक्स पे कर दिया। अब सुनो, वो मशीन चाहे इंस्टॉल हो या रास्ते में हो, हम इनपुट क्लेम करेंगे। ये बेसिकली जब लिखा है ना इसने, इसकी कोई इरेलीवेंट फैक्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशीन जो थी वो यूज भी हुई कि वो रास्ते में, क्योंकि हम तो परचेज कर चुके ना। असल में इनकम टैक्स में जब हम पढ़ेंगे तो वहां मशीन से रिलेटेड लिखा होना चाहिए कि वो यूज हुई, ताकि डिप्रिसिएशन ली जा सके। उससे ये कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं, इससे कुछ नहीं होगा।
सेकंड पॉइंट पे सवाल है बेटा, इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू 55,900 was paid in January 15 but was inadvertently it could not be claimed in the return for the January। भाई आप बताओ, कहता है 55,900 का इनपुट टैक्स ऐसा था जो पिछले मंथ, ये तो जनवरी है और ये फरवरी का सवाल है, पिछले मंथ क्लेम नहीं हो सका इनएडवर्टेंटली, गलती से, तो क्या करोगे? आप कर लो भाई, इसमें मैंने कोई ट्रांजैक्शन चेंज नहीं की है, ये आईकेप का सवाल है, इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, नॉट ए सिंगल वर्ड, कोई फिगर चेंज, कुछ नहीं, ये एज इट इज मिनो अन, वही सवाल है जो इस टाइम में आया था, सेम टू सेम। अब इससे मिलता जुलता सवाल मैंने कराया था, अब ये करके दिखाओ। गुड गुड। ऑनलाइन वालों भाई तुम स्लो हो आज, अब तक जो है ना ऑनलाइन वाले ने जंप लगा के जवाब दे चुके होते हैं, जल्दी जल्दी करो भाई। क्या वाली? ये एक्सपोर्टर है तो नहीं 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 नहीं, ये ऊपर लिखा है इंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड सप्लाई, लोकल सप्लाई भी तो है ना। जी जरा दोबारा बताओ बेटा। हाँ, उससे आगे क्या लिखा है? आप जज करो, आप जज करो। Supplies to registered persons include goods amounting to 300,000 which were supplied to associated company, एसोसिएटेड कंपनी, और वो भी स्पेशल डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस से हटके हैं। हाँ, अब कितना होगा वो करके दिखाओ। नो, फिगर गलत है, चेक अगेन, डिवाइड करो ना 3 लाख को 0.75 से, कितना आएगा? 4 से 3 माइनस करो तो 1 लाख होगा ना, 85 कैसे होगा? 1 लाख होगा, 85 नहीं होगा। चलो शाबाश, गुड बेटा, फिर आप कर लो। हाँ वो ठीक है, कर लो कर लो। ऑनलाइन से सवाल जो है वो है बुशरा, 3 लाख ग्रॉस अमाउंट नहीं है, 3 लाख तो नेट ऑफ डिस्काउंट शामिल है, पहले तो ग्रॉस निकालो।
अब ग्रॉस कैसे निकालेंगे? 3 लाख को डिवाइड करो, कितना डिस्काउंट दिया था? 25। तो आप डिवाइड करोगे 0.75 से, 4 लाख हो जाएगा टोटल अमाउंट। 3 माइनस होके 1 पे टैक्स लगेगा। अच्छा मुझे भाई ऑनलाइन वाले आप अपना फीडबैक दो, आपसे सवाल हो रहा है क्योंकि खामोशी है आपकी तरफ से टोटल। आर यू बिजी? आपके सवाल मैनेज हो रहा है? सवाल कर रहे हो या कहाँ गायब हो चुके हो? ऑनलाइन वाले जल्दी फीडबैक दो बेटा, मैनेज हो रहा है? चलो हाँ, ताकि थोड़ा सा ना मैं अपने दिल को बोलूं ऑल इज ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, ठीक है, शाबाश बेटा, कंप्लीट करो बेटा, कंप्लीट करो, शाबाश। गुड 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 गुड। 100 के डिस्काउंट निकाला, अच्छा ही है बेटा, कहा जबरदस्त बेटा, शाबाश। मैसेज नहीं किया किसने? शोएब अख्तर ने। हाँ उसका नाम शोएब अख्तर है, कहता मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं किया बच्चे। अच्छा चलो सर 0.75 पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा आप 25% देखो, सिंपल। आप एक पॉइंट समझो, 3 लाख रुपए एक अमाउंट है जो आफ्टर डिस्काउंट है, नेट ऑफ डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने परसेंट है? 25। तो टोटल निकालोगे ना, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप इसे 1 से माइनस करो, 1 से माइनस करो तो क्या बचता है? 0.75 परसेंटेज है ना, 1 से माइनस करो 0.75, उसे डिवाइड करोगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। सिंपल मैथ्स, सिंपल जी बेटा। हम्म हम्म। ये पॉइंट नंबर 3 में है कि रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैड सप्लाइड गुड्स वर्थ 500 टू बशीर, बशीर डिड नॉट रिसीव द सेल्स टैक्स इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर। नहीं मिलेगा। यस, ऊपर वाले टोटल से माइनस हो जाएगी, या पहले ऐड किया है तो फिर लेस करो। कर लिया? शाबाश, बताओ। ठीक है, ओके, कंप्लीट तो हो गया ना? चलो शाबाश, रुक जाओ। 10 मिनट में, 10 मिनट आपके हो चुके हैं, सिर्फ एक बच्चे ने जवाब दिया है मुझे कंप्लीट करने के बाद। शर्म करो, 10 मिनट में तुम ये नहीं कर सकते यार सवाल। कहा जवाब बताओ, कहा सिद्दीकी जवाब? व्हाट आंसर? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी है? किस 0.5 का बेटा? फ्री वाला? ये ये कहता है रजिस्टर्ड सप्लायर हेड सप्लाइड गुड्स कितना? बशीर फरवरी। हाउएवर बशीर, अब आप देखिए रजिस्टर्ड सप्लायर, ये रजिस्टर्ड सप्लायर का वर्ड है। ऊपर जाओ, इसकी क्या है? सप्लाईज परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसे लिंक करो। रजिस्टर्ड सप्लायर यानी इसको सप्लाई की गई है, तो परचेजेस हो गई इसकी कितनी? 5 लाख। बशीर को 5। हम्म, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अब सवाल ये है कि आप ये देखो कि ये 5 लाख इसमें शामिल है कि नहीं है। अगर इसमें शामिल है तो लेस कर लो, और शामिल नहीं है तो इग्नोर कर लो। मगर शामिल है और ऊपर आपने पहले इनपुट टैक्स टोटल पे लिया हुआ है, तो एडजस्ट करोगी ना? सेल्स टैक्स के टॉपिकल पास पेपर शुरू कर दें हम? प्रैक्टिकल कर सकते हो मोशन, और प्रैक्टिकल में अभी कुछ पढ़ना है, हम अभी इंटरमीडिएट पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। आज तुम खुद ये जो सवाल कर रहे हो, ये 4th क्वेश्चन है पास पेपर में से। इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम 8 से 10 सवालात कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ सवालात दूंगा एज असाइनमेंट पास पेपर के।
फिर मैं आपको कहूंगा जाओ पास के जितने पेपर देखने हैं देख लो। टॉपिकल जो थ्योरी की जहां तक बात है, तो हम इंशाल्लाह 3 से 4 क्लासेस के बाद थ्योरी पे जाएंगे और फिर उसको टॉपिकली जो मैंने आपको साथ एक शीट शेयर की थी उसको शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप उसको रीड कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, बट उसको कवर या कंप्लीट नहीं कर सकते, थोड़ा उसको वेट करना पड़ेगा। चलो भाई, कर लिया नहीं किया? बहुत स्लो यार, इतना इंतजार कौन करे। ना यार, इतना हो गया। हम्म। ठीक है भाई, रोहान, शुएब, यूरो और अब्दुल्ला और एक और बच्चा था। ठीक है बेटा, आपने कंप्लीट कर लिया, यही इन इटसेल्फ इज गुड जॉब। अब आंसर को हम कंपेयर कर लेंगे, आप भी कंपेयर कीजिएगा साथ साथ। कंप्लीट हो गया बेटा? चलो करो करो करो। अब्दुल मुजीब, शाबाश बेटा। जवाब क्या था? फिर जवाब बताओ बेटा। कर लिया बेटा? नहीं क्या? हम्म।
रोहन, इसीलिए ना इसको सवाल को मैं खुद सॉल्व करूंगा या इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, वीडियो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, तो आप कंपेयर कर लोगे, ठीक है, तो कहाँ पे गलती हो रही है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, और जरूरत पड़ी तो एक वीडियो सॉल्यूशन होगा ताकि आप कंपेयर कर सको। हाँ, अभी देखते हैं ना, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ तो पूछता हूँ जरूरत कितनी है। बीमार का हाल जानेंगे, बीमार का हाल जानेंगे फिर इलाज करेंगे ना, पहले हाल तो जान ले बीमार का। अब तो 20 मिनट होने को हैं, डूब मरो यार, 20 मिनट। भाई इस इतना टाइम लोगे तुम, इतना टाइम? अच्छा हाँ, ये भी सही बात है। चलो तुम्हें इस दफा छोड़ते, हाँ बेटा। जब हम वर्किंग वन करते हैं तो उस वक्त वर्किंग वन में हमें ये टैक्सेबल की सेल्स चाहिए होती है, इसमें वो डिस्काउंट शामिल होता है जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया होता, वो टैक्स लगाया होता है। हाँ, इस पर टैक्स लगता है, वो शामिल होता है क्योंकि वो भी सेल है, टैक्सेबल सेल है। अच्छा जी बच्चों, मुझे ये बताओ, आपने तकरीबन कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, सेल्स टैक्स लायबिलिटी तक पहुंच चुके हैं, कर लो कंप्लीट, अगले 2 मिनट में और दे रहा हूं तुम लोगों को। 4-15 4-10 कैरी फॉरवर्ड है, सेल्स टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड है, ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड वही है। ऑनलाइन के बच्चे बेटा आप सबने कंप्लीट कर लिया है? सर मुझे जो पोर्टल पे एक्सेस प्रोवाइड किया गया है ओल्ड है, काइंडली को इशू कर, क्या इशू है काशिफ, काशिफ सत्तार? पोर्टल का क्या इशू है बेटा आपका? ओल्ड तो मिल ही नहीं सकता, सेल्स इनकम टैक्स सेल्स टैक्स सारे चेंज हो चुके हैं, ओल्ड का एक्सेस होना ही नहीं चाहिए, करंट होना चाहिए बेटा। बुशरा ठीक है बेटा, 22 की वीडियो है बेटा, ये मसला है काशिफ, मुझे अभी मैसेज करो और ये चीज मुझे उसमें टेक्स्ट के जरिए लिखना, वॉइस नोट नहीं टेक्स्ट में लिखना, तो मैं फॉरवर्ड करूंगा, रेलिवेंट बंदे को चेंज करा दूंगा। अच्छा बच्चों, बस ये आपने जहां तक कंक्लूड किया है उससे एक सेकंड रुक जाएं, जहां तक पहुंचे हैं बस मेरी आपको के क्लास का टाइम एंड हो रहा है, और मैं बताता हूँ, टेली करा दूंगा आंसर, टेंशन नहीं लो। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले तो मुझे आपको कुछ चंद आखिरी गुजारिशात करनी है। आंसर के लिए मेरे पास इसके लिए 2 सॉल्यूशन हैं, आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। पहले गुजारिशात सुने, ये आपका फर्स्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन था जो तुमने खुद किया, ये फर्स्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन है, फर्स्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन, इससे पहले फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं थे, छोटे छोटे थे। आपने इस वक्त आईकेप के पास पेपर में से फुल फ्लेज क्वेश्चन था जो पहली दफा किया। पहले मैं तुमसे सुनना चाह रहा हूं कि क्या चीजें मैनेज हुई, क्या लग रहा था कि मुझे आ ही नहीं रहा, लग रहा था आ रहा है, फिर भी आप सबको लग रहा था जो मुझे, आप सबके मैंने आंसर्स ऑनलाइन वालों के तो मैं देख रहा था, आपने बताया मुझे। सुनो मेरी बात बेटा, सुनो, एक मैं आपको ना लर्निंग एक लेसन समझाना चाह रहा हूं ताकि पेपर पास कर सको, सुन लो, फायदे में रहोगे। क्या टेक्स्ट लॉ में, टेक्स्ट के पेपर में, इट इज नेवर द लर्निंग जो पेपर पास कराएगी, सुन लो तवज्जो से, टेक्स्ट के पेपर में रेयरली फेलियर की वजह मेहनत ना करना हो, बच्चा मेहनत करता है, बच्चा चीजें पढ़ता है,
उसको नॉलेज भी होती है फिर भी फेल होता है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, स्टार्ट कराते वक्त तुमसे रिकॉल करवाया, आप मुझे बताते जा रहे थे। मैं अभी भी तुमसे पूछूंगा ना कि लॉ की ट्रीटमेंट क्या है, तोते की तरह बताना शुरू कर दोगे। और तुम्हें प्रोसीजर भी सबको पता है। एक सवाल आपको पता है, जो इससे पहले सवाल जो किया था वो कौन सा था? जो मैंने सवाल किया था ना, वो यही बशीर ही था। सिर्फ मैंने 20% फिगर चेंज कर दी थी, एक ट्रांजेक्शन बढ़ा दी। सेम सवाल मैंने किया था तुम्हारे सामने। मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ, एक लेसन, एक समझाना चाहता हूँ पेपर कैसे पास होगा। सुनो, सेम सवाल था। इससे पहले वाला जो सवाल है ना बेटा, ये बशीर का सवाल ही है, ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं। मैंने फिगर को 20% डिडक्शन मारी, सिर्फ नाम रशीद कर दिया और एक ट्रांजेक्शन बढ़ा दी ताकि आपको लगे सर ने नया सवाल किया है। एक सवाल पेनल्टी एड की थी, बाकी सब सेम था। और परसेंटेज डिस्काउंट ये मैंने 50 कर दी, बाकी सेम सवाल था। अब सुनो, फिर भी कितना टाइम लिया तुमने, और फिर भी मजे की बात है, वेरिएबल जवाबात है। इसका मतलब समझते हो क्या हो? टेक्स्ट का पेपर पास करने के लिए यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लर्निंग इज ओनली हाफ द बैटल। और जिसको तुम करने के बाद सेटिस्फाई हो, मुझे तो आ रहा है, कख नहीं आ रहा तुझे, पेपर नहीं इससे पास होगा। लर्निंग से समझना और फिर अप्लाई करके सही जवाब पे पहुंचना, दो अलग चीजें। तो मेरी दो बातें क्यों मैं आपको बता रहा हूं बार बार, 10 मिनट रिवाइज करो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ये सेम सवाल जो मैंने तुम्हारे सामने किया, कितना टाइम लिया तुम लोगों ने? अब जिसने बेटा इसको कंप्लीट कर लिया, गुड जॉब। जो तकरीबन आ गया था, गुड जॉब। और यकीन करो 10 मिनट का सवाल नहीं था, ये 25 से 30 मिनट का सवाल था। ये मैं तुम्हें ऐसे ही टेंशन दे रहा था कि 10-10 मिनट, ये कम से कम 25 से 30 मिनट इसको लेना चाहिए था। और तुम अभी बिल्कुल छठी क्लास में हो यार, 6th क्लास है तुम्हारी, फिर भी 20 मिनट के आसपास काफी बच्चे कर पाए। इट मीन्स कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब एक काम करो, मैं आपको कल के लिए, क्योंकि मैं आई एम नॉट श्योर, कल के लिए मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं रखूंगा, विद वन कंडीशन। एक सवाल भेजूंगा ग्रुप पे, करोगे? एक तो इससे कंप्लीट करोगे, और दूसरा कल एक सवाल भेजूंगा, उसको कंप्लीट करोगे। इसका सॉल्यूशन और जो कल भेजूंगा उसका भी सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा। मैंने आपको क्या कहा था, एक एक सवाल मैं खुद करूंगा क्लासरूम में। क्या आप चाहते हो कि ये मैं आपके साथ सॉल्व करवाऊं, ये बशीर वाला करूं, ये सवाल करूं मैं, बशीर करके दूं? ये तो किया हुआ है यार, यही तो बशीर था, यही तो था। आप इस वजह से अगर किसी को इसमें, इसका मैं एक देखें, एक बात सुने, कंपेयर तो करो ना कि कहां गलती कर रहे हो। जवाब हर किसी के अलग अलग है, गलती तो कर रहे हो ना, तो मैं इसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। कैसे? एक्सेल की शीट में कंपेयर कर लेना कहां गलती कर रहे हो। और अगर मैं फिर भी तुम्हारी नहीं, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो मैं इसको करा भी दूंगा। तो कल के लिए क्लास ग्रुप में आएगा, ग्रुप में एक कल के लिए एक प्रैक्टिकल में शेयर करने वाला हूं, उसको प्लीज करना कल के दिन में। सैटरडे की क्लास में इन दोनों पे पहले हम बात करेंगे, फिर आगे कोर्स कवर करेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों, और इंशाल्लाह सैटरडे पे जो क्लास होगी उसमें हम यहाँ से आगे जाएं। कल के लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाओ, ताकि लर्निंग हो तुम्हारी। ऑनलाइन वाले बेटा ऑल सेट, चीजें ठीक जा रही है तुम लोगों की? क्लास नोटिंग्स बिल्कुल शेयर होगी बेटा, हर क्लास में मैं शेयर करता हूँ सही। नहीं, अगर रशीद वाला सवाल लाइए, पहले मैं इसको एक सवाल का जवाब दे दूं। आपने क्या कहा कि ये टोटल है, अलग अलग से कर लो, कर लो, नहीं आएगा ना, क्योंकि इसके अंदर से फिर कहां से आप माइनस करोगे, आगे चल के कहां से माइनस करेंगे? अपोर्शनमेंट तो इस टोटल की हो चुकी होगी ना, फिर आप अगर इसमें से इतनी बड़ी रिडक्शन मारेंगे तो किस हिस्से से मारोगे? टैक्सेबल से। क्यों टैक्सेबल से? इसके भी तो 3 हिस्से होने हैं, इसलिए अलग कर लो। ऑनलाइन वालों बेटा, अच्छा यूरो बेटा, आप एक काम करो, आप अपना यहाँ पे नाम बता दो और वो उस पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ। एक क्वेश्चन छोड़ो मेरे पास, मैं आपको ना एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है?
और दूसरा ये है कि चूंकि मेरी अभी इसके बाद भी बैक टू बैक क्लास है बेटा, एक फाइनल की क्लास है, तो थोड़ा सा ठहर के मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, मैं आपको फोन पे समझाता हूँ, ठीक है। अपना नाम बता देना, उसमें भी यूरो लिख देना, ताकि आपका वो मुझे हो कि क्या सवाल है, डिस्काउंट वाली चीज समझ। मोशन आप भी बेटा एक सवाल भेजो मुझे, मोशन और यूरो आप दोनों मुझे बेटा डिस्काउंट का सवाल भेजो व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं आपको फिर दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। और कुछ बेटा हो गया सारा ऑनलाइन वालों? चलो, डिस्काउंट में साथ भी कंफ्यूज है, क्यों भाई डिस्काउंट में कंफ्यूज है? मजा आया, क्या सस्पेंस नहीं जा रहा है इसमें? 100% इंशाल्लाह 95% चलो आप भाई ऑनलाइन, ये मोहम्मद साहब बेटा, मैं आप 3 बच्चों से कह रहा हूँ, डिस्काउंट का जिसको भी इशू है आप मुझे नाम भेजो अपना और लिखो डिस्काउंट, ठीक है। मैं अगली क्लास में भी इसको कवर करूंगा, उससे अगली क्लास में भी कवर करूंगा। जब तक ये चीज आप क्लियर नहीं होती, ये कवर होती रहेगी, टेंशन ना लो बेटा। डिस्काउंट वाला मुझे पता है, डिस्काउंट का ना आप सिर्फ वर्किंग में फंसे हुए हो, तो मैं बहुत सादा सी एग्जांपल देके वॉइस कोड पे तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं ऑनलाइन।